गुड इवनिंग क्लास। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, इससे पिछले वाले क्लास में हमने डेमो क्लास में आपको बता दिया था कि द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं, उनके शून्यक या मूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अलावा ये भी बता दिया गया था कि अगर समीकरण दिया जाता है, उसका गुणनखंड अगर नहीं होता है तो उसे हम श्रीधाराचार्य विधि द्वारा कैसे गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मूलों की प्रकृति के बारे में भी बता दिया गया था कि अगर कोई द्विघात समीकरण दिया जाए और उसमें पूछेगा कि इनकी मूलों की प्रकृति बताइए, तो आप कैसे भी उस मूलों की प्रकृति को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई एक लिखित इक्वेशंस अगर हमें दे दिया जाए और अगर ये बोल दिया जाए कि आप इस लिखित इक्वेशंस के बारे में बताइए कि इसका द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो है उसी इक्वेशंस को जो है करके देखते हैं। और हम लोग जो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को देखें ताकि डाउट्स आपके अंदर ना रहें। ठीक है, और जितना अधिक से अधिक सके इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। ठीक है, ताकि हम और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो और या फिर अन्य जो इतने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाते हैं और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, जो इक्वेशंस है उसमें कहा क्या गया होगा आपको। देखिए, पहले हमें तो जांच करने के लिए कहा जाएगा। देखिए, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 के बारे में हम लोग दोनों एक्सरसाइज आज चर्चा में रहेगा हम लोग। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट इक्वेशन जैसा है, देखिए आपके स्क्रीन पर जो है एक इक्वेशन दिख रहा होगा। उसमें लिखा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। मतलब जो समीकरण दिया गया है उसमें बताना है कि उसको सॉल्व करने के बाद वो द्विघात समीकरण रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। तो पहले हम समीकरण को देखते हैं कि समीकरण दिया गया है, उसमें से एक इक्वेशन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए लिखा गया है पहला कि x-2 x+1, जैसे एग्जाम्पल है x-2 एक, और दूसरा है कि x+1। ठीक है, ये बराबर है आपके x-1 और एक ब्रैकेट में x+3। ये हमें दिया गया है। हमें जांच करके बताना है कि क्या ये जो समीकरण होगा, जो इससे सोल्यूशन जो इसका होगा, वो द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण कब होता है? जब किसी दिए गए समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। अगर इसकी पावर 2 होगी तो कहेंगे द्विघात समीकरण है, और अगर पावर 2 नहीं होगा तो कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? 2। एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, प्लस 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा x, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, बराबर एक्स का एक्स में कर देंगे तो एक्स के पावर 2, और एक्स का 1 में करेंगे तो ये -x। 3 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x, और 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया x², -2x में से +x एक घट जाएगा तो क्या बचेगा? -x। ये -2 इज इक्वल टू, ये हो गया x², प्लस 3x में से एक x निकल गया तो कितना बचेगा? +2x, और ये हो गया -3। देखिए यहाँ पे बराबर किधर x² बराबर किधर x², ये भी दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। अब देखिए ये -x ये +2x, तो x को एक तरफ कर लेते हैं और इसको एक तरफ करते हैं। देखिए -x जाएगा तो ये हो गया 2x, और ये -x जाकर क्या हो जाएगा? +x, और ये है -3, और ये -2 जाकर क्या हो जाएगा? +2। अब इधर कुछ बचा नहीं तो इक्वल टू क्या लिख लेंगे? 0। अब 2 में से एक x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3x, और -3 में से एक निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा तो -x इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इस समीकरण में देखें तो चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1। और जब किसी भी समीकरण में अगर चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। क्या है ये? रैखिक समीकरण है। और जबकि हमें दिखाना क्या है कि यह एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे चूंकि यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। अगर यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ जाती? 2 आ जाती, तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। जैसे अगर इक्वेशन ऐसे आ जाता है कि x² + 2x + 3, अब यहाँ पर अधिकतम घात x की कितनी है? 2। तो ऐसे समीकरण जिसमें दिए गए चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है
उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये कैसा समीकरण होगा? द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर घात कितनी है? एक, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे भी जितने भी सवाल आपको दिए गए थे उन सभी क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए कि द्विघात समीकरण कौन सा है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये जांच करने का तरीका हो गया। ठीक, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए, चलिए देखिए, अब आपके स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमें केवल उन स्थितियों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण बना करके छोड़ देना है, बस निरूपित करना है। निरूपित मतलब होता है वैसे हमें बना करके लिख देना है, ठीक है, कि द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, जिसमें से आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा होगा क्या, कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक आयताकार भूखंड है। देखिए पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। देखिए ये हमारा एक आयताकार भूखंड हो गया। देखिए ये इस आयताकार जो भूखंड है इसका जो क्षेत्रफल है ये 528, कितना? 528 मीटर स्क्वायर है। क्या है? मीटर स्क्वायर। ये हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया है। प्रश्न में आगे लिखा गया है कि क्षेत्र की जो लंबाई है वह चौड़ाई के दोगुने से एक क्या है? अधिक है। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, कि जो लंबाई है, ध्यान से देखिए, लंबाई चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। एक क्या है? अधिक है। कौन अधिक है? लंबाई। अगर हम कह देंगे कि अगर इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो ये जो है दोगुना से लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के दोगुना। तो चौड़ाई का दोगुना यानी दो दूनी के चार, और एक अधिक है तो एक क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो दो दूनी के चार, एक 5, यानी कि लंबाई कितना होगा? 5 हो जाएगा। अब प्रश्न इसी प्रकार से अगर हम कह देंगे कि माना, देखिए चौड़ाई लिखेंगे कि माना, एक मिनट देखिए, लिखेंगे कि माना कि जो चौड़ाई है वह x मीटर है। कितनी है? x मीटर। और अगर चौड़ाई हमारी x मीटर अगर आ गई तो जो लंबाई है, अतः लंबाई ये क्या होगा? चौड़ाई का दोगुना। तो लिखेंगे कि 2 गुणे चौड़ाई। चौड़ाई का कितना है? 2 गुना, इसलिए चौड़ाई में कितने गुणा किए हैं? 2 का। अगर 3 गुना का था तो 3 का, 4 गुना का था तो 4 का। और एक अधिक है, और जब अधिक कहता है तो एक क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अगर कहता है कि एक कम है तो यहाँ पर जोड़ने के लिए क्या कर देते हैं? घटा देते। तो अतः जो लंबाई हमारा निकलेगा वो हो जाएगा 2। चौड़ाई कितना माना गया है? x, तो ये हो जाएगा 2x + 1। ये किसका माना गया? लंबाई का। और यहाँ पर आपने किसका मान माना था? चौड़ाई का। और हमें क्षेत्रफल दिया गया है। क्षेत्रफल क्या है? दिया गया है। अतः लिखेंगे कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना है? 528 बराबर लंबाई कितना है? 2x + 1 और गुणे चौड़ाई कितना है? x। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए 528 ये बराबर x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर, और x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x। अब 528 को इधर लेकर पक्षांतर कर लीजिए तो क्या बचेगा? 2x² प्लस x, और 528 प्लस इधर जाएगा तो हो जाएगा -528 = क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब ये बताइए कि क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो बिल्कुल सही बात है कि है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। और जब भी किसी समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, तो उसे कैसा समीकरण बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये हमारा निरूपण हो गया।
ठीक है, केवल हमें क्या कहा है कि निरूपित कीजिए, तो हमने निरूपित कर लिया। अगर कहता कि इसके हल भी ज्ञात करिए, तो हम इसका क्या ज्ञात कर लेते, हल ज्ञात कर लेते। अब यह एक द्विघात समीकरण है, तो आप द्विघात समीकरण को हल करना जानते होंगे, तो आप उसे हल करके बता सकते हैं कि इसमें x का मान कितना होगा। लेकिन हमें केवल निरूपित करना था, तो हम इक्वेशंस को यहाँ तक करके छोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इक्वेशंस आप। ठीक, ये आपका पहला इक्वेशन था। अब देखिए एक दूसरा इक्वेशन आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर अभी दिखेगा। देखिए पहले इसको मेरेज करते, फिर दूसरा इक्वेशन आपको हम बताते हैं। देखिए देखिए अब आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा इक्वेशन दिख रहा होगा, उसमें लिखा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल 306 है, तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है हमें। तो पहले दो चीजें हम आपको बताते हैं, वो दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज कि दो क्रमागत या क्रमागत संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत संख्याएं जब भी मानना हो, तो क्रमागत संख्याएं हमारी कौन कौन से मानी जाती हैं। तो पहली संख्या x है, तो दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, ऐसे ही ये डॉट 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 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि x का मान अगर आप एक रखोगे, तो ये एक है, तो एक धन एक मिल करके दो, एक धन दो मिल करके तीन, एक धन तीन मिल करके चार। अब ये संख्याएं एक क्रम में आ रही कि नहीं, क्योंकि सबके बीच में अंतर कितने का है, एक एक का। तो जब भी अगर आपको सवाल दे और कहेगी कि क्रमागत संख्याएं मानिए, क्या मानिए, क्रमागत संख्याएं, तो आप कौन कौन सी संख्याएं मानेंगे, x+1, x+2, x+3। लेकिन कह देगा कि क्रमागत सम एवं विषम संख्या मानिए। क्रमागत क्या मानिए, सम एवं विषम। तो जब क्रमागत सम एवं विषम की बात आ जाएगी, तब संख्या आपकी उल्टी। अब ऐसे मानेंगे, एक संख्या x, तो एक संख्या x+2, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, x+4, अब प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रही बात। अगर सम कहेगा तब भी यही मानेंगे, विषम कहेगा तब भी यही मानेंगे। क्यों? देखिए, अगर सम में x बराबर हम 2 रख लेते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 2, तो ये मान देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ पर दो दो मिल करके 4, 2+4 मिल करके 6। अब 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं कैसी हैं, सम आ रही कि नहीं। अगर वही विषम कहेगा, तो विषम के लिए हम रिप्लेस कर सकते हैं कि x बराबर किस से, 1 से। और जब x का मान आप 1 रख लोगे, तो ये देखिए 1 हो जाएगा, और देखिए एक धन दो बराबर 3, और एक धन 4 बराबर 5, और ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट। अब 1 3 5 कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो जब क्रमागत संख्याओं की बात की जाएगी, तो आप क्या मानेंगे, x, x+1, x+2, x+3। लेकिन क्रमागत सम और विषम की बात करेगा, तो x, x+2 और x+4। ठीक है, तो ये आपके लिए कंसेप्ट है, आप इसे नोट कर लीजिए। कभी इक्वेशंस मानना हो तो आप इसे बांध कर लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि क्रमागत, देखिए इसी से लगेगा कि क्रमागत जो सम संख्याओं क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है। तो लिखेंगे चूंकि माना, ठीक है, एक मिनट, लिखेंगे कि माना दो क्रमागत संख्याएं, माना दो क्रमागत संख्याएं x तथा दो मानना है, तो पहली संख्या x, तो दूसरी क्या मान लेंगे, x+1 है। ठीक है, चूंकि प्रश्न कहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, जब दोनों का गुणा करते हैं तो मान कितना प्राप्त होता है, 306। तो पहली संख्या क्या है हमारी, x, और इसका अगर गुणा किया जाए दूसरी संख्या किस में, x+1 में, तो गुणनफल कितना आ जाता है, 306। अब इसका अगर आप गुणा करोगे, तो x का x में गुणा करोगे तो क्या होगा, x², और x का 1 में गुणा करोगे तो x, ये बराबर कितना, 306। या पक्षांतर कर लोगे तो x² + x,
ये प्लस 306 आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। अब यह जो समीकरण है, ये समीकरण आपको कैसा दिख रहा है? एक द्विघात समीकरण है। क्यों द्विघात समीकरण है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। और ऐसे समीकरण जिसमें अधिकतम घात 2 होती है, ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो ये हमारा क्या आ गया? द्विघात समीकरण। और इसे ही निरूपण हमें करना था और हमने द्विघात समीकरण में निरूपण कर लिया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। लेकिन अगर कहता कि इसका मान ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए? मान। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। जैसे इससे पिछले वाले समीकरण में बताए थे, उसको भी हम सॉल्व कर सकते थे। देखिए सॉल्व करना क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 दिया गया है, द्विघात समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। पहले 306 का आप गुणनखंड कर लीजिए कि क्या क्या संख्याएं आ सकती हैं। तो 306 को अगर आप कटाएंगे तो 3 से कटा लेंगे, 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, 3 तिली के 9 और 3 चौको 12, 2 से कटा लेंगे तो 17, 3 तिली के 9 दूनी 18 और 17 एकम 17, 18 और 17 जोड़ेंगे तो 35। 18 में से 17 घटेगा तो 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x, क्योंकि 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और माइनस 306 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कामन, तो x प्लस क्या मिल गया? 18 और माइनस 17 कामन कर लेंगे तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 17 एक ब्रैकेट में और x प्लस 18 एक ब्रैकेट में, ये अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 17। जब x का मान 17 है तो दूसरी संख्या 17 प्लस 1 मिलकर के क्या होगी? 18। तो इसलिए x प्लस 1 का मान कितना आ जाएगा? 17 प्लस 1, ये मिल गया और मान कितना हो गया? 18। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक संख्या 17 और दूसरी संख्या क्या हो गई? 18 हो गई। समझ में आ रही बात? तो हमें जो देखिए सोल्यूशन करना नहीं था, लेकिन फिर भी आपको हम करके बता दिए। हमें केवल बताना था, निरूपण करना था कि द्विघात समीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है दोनों संख्याओं का निरूपण हमने क्या किया? कर लिया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया निरूपण। ठीक, दिख रहा है आपको? चलिए एक और संख्या हम लोग देखते हैं निरूपित करके कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको मेरेज कर लेते हैं पहले। देखिए एक तीसरा इक्वेशन अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या लिखा गया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। कहा रहा है कि उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है, कह रहा है कि जो रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी वर्तमान स्थिति की बात की जा रही है। जैसे अगर हम ये कह देंगे कि वर्तमान में मैं आप लोगों से 2 साल बड़ा हूँ, तो जैसे अगर आप लोगों की किसी की उम्र अगर 10 साल है तो मेरी वर्तमान में उम्र कितनी साल होगी? 12 साल, क्योंकि हम कितने साल बड़े हैं? 2 साल। अगर किसी की उम्र अगर 25 साल है तो मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 27 साल। 2 साल के हिसाब से होगा कि नहीं बाबू? तो रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर वर्तमान में अगर हम रोहन को कह दें कि वह x वर्ष का है, तो रोहन की माँ कितने वर्ष की होगी? x प्लस 26 वर्ष, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी है तो उसमें 26 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अगर वही कहता है कि 26 वर्ष अगर कोई दूसरी है, औरत है, अगर छोटी है उससे, तो 26 वर्ष क्या कर देते? घटा देते। तो जब वो बड़ी कहता है तो जोड़ते हैं, अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे, छोटी है तो घटा देंगे। तो लिखेंगे कि माना, देखिए इक्वेशंस को लिखेंगे कि माना कि रोहन की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष। ये हम कब के मान रहे हैं? वर्तमान में। तो जब रोहन वर्तमान में x वर्ष का है तो उसकी माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है ना, अतः रोहन की माँ की जो आयु होगी वो कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी। प्रश्न में कहा है कि 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी।
3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो 360 हो जाएगा। तो पहले वर्तमान में इतने हैं, तो 3 वर्ष बाद कितने होंगे पहले वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 3 वर्ष पश्चात, देखिए 3 वर्ष पश्चात इस समय वह x वर्ष का है। जैसे इस समय अगर हम 5 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष बाद 8 वर्ष के हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 3 हमने 5 में क्या किया, ऐड कर लिया। तो वर्तमान में रोहन की आयु x वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु भाई वर्तमान में वह x वर्ष का है, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 3 वर्ष, इतना हो जाएगा। उसकी माँ कितने वर्ष की है, x प्लस 26 वर्ष के, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी माँ की आयु, तो ये हो जाएगा x प्लस 26, ये तो पहले से ही है। 3 वर्ष और है तो 3 इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे तो मान हो गया x प्लस 26 और 3 29 वर्ष। ये किसकी आयु निकल गई, माँ की आयु उसके निकल गई। ठीक है, कंडीशन कहा है कि 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु का गुणनफल है वह 360 हो जाता है। तो लिखेंगे चूंकि शर्त के अनुसार, देखिए शर्त के अकॉर्डिंग 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल आयु का गुणनफल जो गुणनफल है वह 360 हो जाता है। कितना होता है, 360। तो 3 वर्ष पश्चात आयु रोहन की x प्लस 3 और उसकी माई की x प्लस 29, तो ऐड कर लीजिए कि x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 29, और ये बराबर हो गया 360। अब गुणा करिए x का x में, तो x का स्क्वायर, x का 29 में गुणा कर लीजिएगा तो 29x, 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, और 3 का 29 में गुणा करेंगे तो 3 नवा 27 को 7, हासिल कितना हो गया 2, और 3 दूनी 6, 2 8, और ये हो गया 360। अब देखिए एक्स स्क्वायर 29 में 3 जोड़ लेंगे तो 32x, और देखिए ये इधर आएगा तो 360 आकर माइनस हो जाएगा। तो देखिए प्लस 87 और माइनस 360 बराबर 0। और 360 में से अगर 87 आप घटा लीजिए, देखिए 360 में से 87, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ हो गया 2। ठीक है, कितना हो गया 273। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण मिला हमें, ये कैसा मिल गया, द्विघात समीकरण मिला कि नहीं बाबू, मिल गया। तो इस प्रकार से हमने जो है इसका भी निरूपण मैंने द्विघात समीकरण के रूप में हमने कर लिया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब कहता कि अगर आयु ज्ञात करके बताइए कितना होता, तो हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर लेते। ठीक है, और जब सॉल्व कर लेते तो हमें x का मान जो निकलता वो किसकी आयु हो जाती, वर्तमान में रोहन की आयु, और जो x प्लस 26 में जब उसकी आयु में 26 वर्ष जोड़ देते तो किसकी आयु हो जाती, तो रोहन की माँ की आयु निकल जाएगी। समझ में आ रही बात। तो ये पूरा कंसेप्ट है। आप इस तरीके से कोई भी अगर संख्या दी जाए, कोई भी आयु संबंधी सवाल हो, तो आप उसका निरूपण कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रेस कर देते हैं। देखिए एक इक्वेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसे आपको खुद बनाना है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समीकरण कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है वह 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ठीक है, प्रश्न जो कर रहा है समझा देते हैं आपको
कि चाल हमें ज्ञात करना है और समय कह रहा है कि जब एक समान चाल रहती है, जैसे कह देंगे कि अगर उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसे t समय लगता था। कितना समय लगता था? t समय लगता था। t समय में वो वहाँ पर पहुँच जाती थी। लेकिन चाल कह रहा है कि कम कर दिया गया। कितना कम किया गया है? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले चाल हम सामान्य क्या बोले हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है और कम कर दिया गया, तो अब चाल कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब जो चाल जो है वहाँ पर कहाँ पहुँचती थी? वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो जो t1 था अब वहाँ पर क्या लिख लेंगे? t+3 लिख लेंगे। यानी पहले जो स्थिति होगी, पहली बार जो समय लगा होगा, यानी t बराबर पहला समय t मानेंगे तो समय बराबर दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है? 480। लेकिन चाल पहले कितनी थी? x। अब कह रहा है कि चाल को घटा दिया गया तो दूरी तो उतनी ही है, लेकिन चाल घटाया गया तो x माइनस कितना घटा दिया गया? 8। तो अब जो दूरी पहले t घंटे में पहुंचती थी अब 3 घंटा अधिक ले रही है, तो t प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये हमें सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट हो गया और ये क्या मिल जाएगा? सेकेंड। अब इसी t का मान यहाँ पर लाकर रख लेंगे तो 480 बटे में x माइनस 8 ये बराबर 480 बटे में x प्लस 3। अब पक्षांतर कर देंगे तो 480 एक्स माइनस 8 और ये आएगा तो माइनस 480 बटे में x और ये बराबर हो गया 3। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आपका आसानी से बन जाएगा और इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो x का मान आपका निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और अब हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें इक्वेशंस किस तरह के दिए गए हैं। देखिए, चलिए 4.2 एक्सरसाइज में देखिए, अब आपके स्क्रीन पर 4.2 का एक सवाल आपको दिख रहा होगा। लिखा है कि गुणनखंड विधि के द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि का? तो गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरणों के मूलों को हमें ज्ञात करना है, जिसमें से एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सवाल दिया गया है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 या x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखिए कोई भी एक सवाल देख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। गुणनखंड विधि द्वारा मूलों को ज्ञात करना, ये प्रश्न हमें कह रहा है। तो गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमें हमेशा अचर राशि को देखना होता है और इस राशि को इस प्रकार से जोड़ना या घटाना होता है तोड़ करके कि x के गुणांक वाली राशि मिल जाए, लेकिन गुणा करें तो 10 ही हो। जैसे 10 को अगर कटा देंगे तो 2 पाँचे 10 और 5 एकम 5। वाह, 5 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं? तो जहाँ पर 3 है, ध्यान से देखिए, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3 और 5 दूनी के 10 और ये हो गया बाहर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस है तो माइनस 5 और x का गुणा करेंगे तो x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस और 2 का x में गुणा कर लेंगे तो 2x और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x, तो x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 5 अब प्लस यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा? 2, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में मिल गया x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में मिल गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ गया? 5। और यहाँ पर देखिए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? माइनस 2। ठीक है, तो एक हमारा मान क्या निकल जाएगा? एक मान हमारा निकल गया 5 और दूसरा मान निकल गया -2। तो हमारे दो आंसर यहाँ से ज्ञात हो गए। ठीक है, ये है गुणनखंड। अब दूसरा एक और सवाल हम आपको बता देते हैं। जैसे उसमें दिया गया है, थोड़ा सा वो अलग है, कड़ी का है, इसलिए उसको बता देते हैं कि अंडर रूट में 2x स्क्वायर और लिखा गया है प्लस 7x और प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0, इतना लिखा गया है ना।
सबसे पहले आपको बताया गया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक मिलता है तो पहले उसका अचर राशि में गुणा कर लेते हैं। यानी पहले हम इसका गुणा करेंगे कड़ी में 2 का 5 में। तो 5 कड़ी में 2, अगर इसमें कड़ी में 2 का गुणा कर लेंगे तो 5 2 दूनी के 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी के आ गया। अब 10 का गुणनखंड ऐसा करना है, जो 10 है इसका गुणनखंड इस प्रकार से करना है कि जोड़ने घटाने पर तो 7 आए, लेकिन गुणा करें तो कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो 5 दूनी के 10, अब 5 को अगर लिखेंगे 5 और 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो हो जाएगा कि नहीं मुन्ना, बिल्कुल हो जाएगा। यानी हम 7 की जगह लिख क्या सकते हैं, ध्यान से देखिए। हम इस 7 को ऐसे लिखेंगे कि कड़ी में 2x² अब प्लस 7 को लिख लेंगे कि 5 + 2, और ये बाहर क्या मिल गया, x अब प्लस 5√2 इसका 0। अभी हमने किया था गुणा, आप देखे थे कि हमने 5 कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2 इसका गुणा किया था, तो आ गया था 5 गुणे 2 दूनी के 4 का वर्गमूल 2 और 5 दूनी के 10। और 10 को हम लिख सकते हैं कि 5 + 2, 5 + 2 बराबर 7 और 5 गुणे 2 बराबर 10, है कि नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर सॉल्व करते हैं तो कड़ी में 2x² प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो 5x अब प्लस, ठीक है 5 हो गया। या 1 मिनट रुकिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 + 5 कर लीजिए, देखिए आसान रहेगा। 2 अब प्लस 5 अगर कर लेते हैं हम लोग, देखिए तो ये हो जाएगा 2x अब प्लस 5x अब प्लस 5 कड़ी में 2 = 0। इन दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, कड़ी में 2, जो कड़ी में 2 कॉमन है तो उसके लिए देखिए कड़ी में 2x², ये 2 है, इसको लिख सकते हैं कि कड़ी में 2 और गुणे कड़ी में 2, 2 दूनी के 4 और 4 का वर्गमूल 2, अब प्लस देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5x अब प्लस 5 कड़ी में 2 = 0। अब यहाँ से अगर कड़ी में 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x अब प्लस 1 कड़ी में 2 बच गया। यहाँ से अगर 5 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x प्लस कड़ी में 2 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस कड़ी में 2 और एक ब्रैकेट में हो गया कड़ी में 2x + 5 = क्या हो गया, 0। हो गया कि नहीं बाबू। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस कड़ी में 2 = 0, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, माइनस कड़ी में 2। और ये देखिए कड़ी में 2x + 5 = 0, इसलिए कड़ी में 2x = -5, इसलिए x -5 अपान कड़ी में 2। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करें तो हम समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं, आप देख लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब आके आपकी स्क्रीन पर 2 इक्वेशंस दिख रहे होंगे। एक लिखा गया है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 व गुणनफल 182 हो। ये फर्स्ट इक्वेशन है आपका कि 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 संख्याएं जिनका योग कितना हो, 27, और जो गुणनफल हो वो कितना हो, 182 हो। ठीक है, ये पहला है सवाल। और दूसरा कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दूसरा सवाल, 2 क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों का योग 365। ये हमें 2 सवाल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। पहला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 27 है। तो पहले इक्वेशन को देखिए, कह सकते हैं कि माना एक संख्या x और जो दूसरी संख्या है वो क्या मान लीजिए y। तो योग कहा है ना,
योग कितना है 27। तो योग मतलब दोनों को जोड़ा तो मान कितना आ गया 27। या यहाँ से x बराबर या y का अगर हम मान ज्ञात करते हैं तो y बराबर 27 और ये प्लस x जाएगा तो क्या होगा -6 हो गया। और कह रहा है कि जो गुणनफल है ये कितना है 182। तो गुणनफल मतलब पहली संख्या x और गुणे दूसरी संख्या y, ये बराबर 182। y का मान कितना है 27 - 6, तो रख लीजिए x और ये हो जाएगा 27 - 6 बराबर 182, या गुणा कर लेंगे तो 27x - x² ये बराबर 182 हो जाएगा। पक्षांतर कर ले जाइए तो x² ये जाएगा तो -27x और ये प्लस 182 = 0। ये हमारा समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा और फिर ले जाकर x का मान यहाँ रख लेंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का निकल जाएगा। ठीक है। अब इस प्रकार से अगर आप दूसरा सवाल देख लीजिए कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशंस के द्विघात समीकरण हम बना देते हैं, आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। कह रहा है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, दूसरा सवाल दो क्रमागत धन पूर्णांक। तो जो क्रमागत धन पूर्णांक है, क्रमागत धन जो पूर्णांक है क्या माना जाता है x + 1। ठीक है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक है तो दो क्रमागत धन पूर्णांक है x प्लस क्या हो गया 1, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग ध्यान दीजिए, वर्गों का योग 365। तो एक संख्या x है यानी x का वर्ग और दूसरी संख्या x + 1 है यानी x + 1 का वर्ग, ये बराबर कितना 365, यानी x² + a² + b² + 2ab बराबर 365। x² मिल करके 2x² और प्लस 2x इधर आएगा तो -365 में से प्लस x निकल जाए, एक 1 निकल जाएगा तो -364 = 0। दो अगर कॉमन कर दें या 2 से भाग दे दें, अगर 2 से भाग देते हैं तो x² + x - 2 1 कम में 2, 2 8 16, 2 दूनी के 4 बराबर 0। देखिए यहाँ भी 182, यहाँ भी 182। अब इन दोनों संख्याओं का जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आपको x का मान दोनों में ज्ञात हो जाएगा, वही इनका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके के सवाल, देखिए ये सवाल बहुत ही ईजी थे इसलिए आपको मैंने स्टेप बता दिया। ठीक है। आप यहाँ से गुणनखंड कर लीजिए, जो आएगा वही इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं और एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। देखिए अब सवाल जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले तो एक समकोण त्रिभुज है, तो देखिए ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसकी ये ऊंचाई है, ये आधार है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर x है तो ऊंचाई कम है कि तो कितना हो जाएगी x - 7। आगे प्रश्न कहा गया है कि कोण 13 सेंटीमीटर का है, यानी ये कोण कितने सेंटीमीटर का हो गया 13 सेंटीमीटर का हो गया। अब कोण जब 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए, यानी हमें ये और ये बताना है। प्रश्न कहा क्या था, कहा था कि जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि आधार अगर x सेंटीमीटर का है तो जो ऊंचाई होगी वह कम है तो x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय से, तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या थी, कोण का स्क्वायर ये बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर
कॉर्ड कितना है 13, 13 का स्क्वायर, लंब x माइनस आर प्लस आधार x, 13 का वर्ग 169, इसमें देखिए ए स्क्वायर 7 का वर्ग 49 और 7 दूनी के 14x प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर देखें इसको ऐड कर लेंगे आप तो 169 इजिकल टू एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर अब माइनस 14x अब प्लस 49। अब इसको पक्षांतर करके लेके जाइए आप, तो पक्षांतर करके अगर आप लेकर जाएंगे तो ये देखिए 2x स्क्वायर और ये देखिए माइनस 14x और देखिए ये माइनस 169 में से प्लस 49 घट जाएगा, देखिए माइनस 169 ए प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x और ये घट जाएगा तो माइनस 120। अब 2 से अगर भाग दे देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 जा एक्स और 2 से 60 ये हो जाएगा, ये हमें आ गया। अब इसका गुणनखंड करना है 60 का, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 इंटू एक्स और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा तो 7 और 12 बचे 60, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x और ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर x कामन कर लेते हैं तो x माइनस 12 अब प्लस 5 कामन कर लेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x का मान माइनस 5 और ये x का मान 12 आ गया। ये अमान्य होगा तो x का मान कितना आ गया 12, और जब x का मान 12 है तो यहाँ पर रख लेंगे तो आधार का मान कितना आ गया 12, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 12 माइनस 7 यानी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जो है अच्छे से स्टडी अपनी कंटिन्यू रखिए और जितना हो सके अच्छे से अच्छे जो है चीज़ें सीखने का प्रयास करिए, मैथ्स के क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।